नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी और वक्त हो गया है ताबड़तोड़ खबरों का। फटाफट अंदाज में शुरुआत करते हैं। देश के प्रधानमंत्री मोदी 14 सितंबर को अलीगढ़ के दौरे पर रहेंगे, जहां उत्तर प्रदेश डिफेंस कॉरिडोर और राजा महेंद्र प्रताप राज्य विश्वविद्यालय का शिलान्यास करेंगे। पीएम मोदी के भ्रमण कार्यक्रम को लेकर मिनट टू मिनट कार्यक्रम भी जारी कर दिया गया, जिसके बाद जिले का प्रशासनिक अमला तैयारियों पर जुटा हुआ है। पीएम मोदी के स्वागत के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा भी अलीगढ़ में मौजूद रहेंगे। कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी कार्यक्रम में मौजूद आमजनों को भी संबोधित करेंगे। मिनट टू मिनट कार्यक्रम के अनुसार पीएम मोदी आधे घंटे से ज्यादा समय तक कार्यक्रम स्थल पर मौजूद लोगों को संबोधित करेंगे। इसके लिए कार्यक्रम स्थल पर मंच और पंडाल भी तैयार कर लिया जाएगा, जो कड़ी सुरक्षा के घेरे में रहेगा। आज चतुर्थ श्रेणी पोषण माह कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया, जिसका शुभारंभ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। आपको बता दें कि कार्यक्रम में महिलाओं और बच्चों को आहार विहार, दिनचर्या और पोषण के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। कार्यक्रम में योग से होने वाले लाभ के बारे में भी जानकारी दी गई। वहीं मुख्य विकास अधिकारी ने कहा कि कार्यक्रम को जनपद, तहसील और विकासखंड स्तर पर आयोजित करने हेतु संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने आज लखनऊ में प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन को संबोधित किया। 2019 लोकसभा चुनाव के बाद पहली बार मायावती सार्वजनिक कार्यक्रम के मंच पर मौजूद रही। इस दौरान मायावती मिशन 2022 के एजेंडे के बारे में कार्यकर्ताओं को बताया। वहीं बसपा ने 23 जुलाई को राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा की अगुवाई में अयोध्या प्रबुद्ध वर्ग विचार गोष्ठी की शुरुआत की। आज लखनऊ में मॉल एवेन्यू स्थित पार्टी कार्यालय पर स्थित यूपी के कई जिलों में डेंगू और वायरल बुखार से लोगों की जान जा रही। सैकड़ों बच्चे बुखार से तप रहे। बुखार इतना बढ़ गया कि सांसें सदमे में आ गई। लेकिन ये डेंगू लोगों का जान लेने में आमादा है। पूरे उत्तर प्रदेश को झकझोर कर रख दिया है। अस्पताल डेंगू और बुखार के मरीजों से खचाखच भरे हुए हैं। मरीजों के लिए बेड नहीं है। लोग इलाज के लिए अब जहां तहां भाग रहे हैं। बच्चे अपनी जान गंवाने को मजबूर हैं। प्रशासन के हर उपाय नाकाफी साबित हो रहे हैं। फिरोजाबाद मेडिकल कॉलेज में तो वायरल बुखार से हाहाकार मचा हुआ है। यहाँ 100 बेड के अस्पताल में सारे बेड फुल हो चुके हैं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक अब तक 53 लोगों की जान जा चुकी है। मेडिकल कॉलेज में अभी भी लगभग 500 के करीब मरीज भर्ती हैं। सारे मरीज इस रहस्यमय बुखार से तप रहे हैं और एक के बाद एक मरीज की मौत हो रही है। डेंगू की चपेट में यूपी के करीब 2 दर्जन जिले हैं। हर जगह लोगों की मौत हो रही है। संगम नगरी प्रयागराज में अब तक 47 मरीजों में डेंगू की पुष्टि हो चुकी है। वाराणसी में सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 74 से ज्यादा डेंगू मरीज अस्पताल में भर्ती हैं। आगरा के एसएन मेडिकल कॉलेज में बीते दिन डेंगू के 27 मरीजों को भर्ती किया गया। सीतापुर में भी पिछले दिन 50 से अधिक लोग सरकारी अस्पताल में भर्ती हुए हैं। मथुरा में अब तक 13 लोग डेंगू और वायरल बुखार से अपनी जान गंवा चुके हैं। राजधानी लखनऊ में भी डेंगू मरीजों की संख्या 2 दर्जन के पार है। वहीं कानपुर में डेंगू और बुखार से 4 बच्चों समेत 6 की मौत हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में डेंगू ने कहर मचा रखा है। केशव प्रसाद मौर्य भी स्वीकार रहे हैं। बहुत गंभीरता से कदम उठाए हैं। उच्च स्तरीय टीम गठित है। डेंगू फैला है, इसको हम स्वीकार करते हैं, लेकिन उसका अंत करने के लिए सरकार कोई कमी शेष नहीं छोड़ेगी। जैसे हम कोरोना से निपट रहे हैं, वैसे डेंगू के खिलाफ भी लड़ाई लड़ रहे हैं। केशव प्रसाद पार्टी के प्रबुद्ध सम्मेलन में कानपुर पहुंचे थे। कानपुर में भी डेंगू का आतंक कुछ कम नहीं है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार यहाँ वायरल बुखार और डेंगू के 50 से ज्यादा मरीज अस्पताल में भर्ती हैं। प्रदेश के फिरोजाबाद के बाद कानपुर के कल्याणपुर ब्लॉक के अंतर्गत पड़ने वाले कुरसौली ग्राम में भी वायरल बुखार और डेंगू का प्रकोप बढ़ता चला जा रहा है। हमारे साथ इस गांव के कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि वर्तमान में गांव की स्थिति क्या है। सर, ये कौन सा गांव है और किस तरह से कौन सा बुखार यहाँ फैला हुआ है? यहाँ डेंगू का जो है प्रकोप है।
डेंगू के प्रकोप, और यहाँ की स्थिति बहुत बहुत खराब है। लोग जो है घर छोड़ के भाग रहे हैं। अब तक कितने लोगों को यहाँ पर बुखार हो चुका है और डेंगू के शिकार हो चुके हैं? कम से कम 200 लोगों को। कितने परिवार यहाँ से पलायन कर गए इस गांव से? 10 परिवार कम से कम। अच्छा, प्रशासन के द्वारा या स्वास्थ्य महकमे के द्वारा यहाँ पर कोई व्यवस्था आपके गांव में किस तरह से कराई गई? क्या क्या कुछ कराया गया? बस ये जो है दवा का छिड़काव हो रहा है केवल। अब भी इस गांव में कितने लोग बुखार की चपेट में होंगे? अरे लगभग 100 तो ऊपर है, कम नहीं है। और जो है 5-6 मर चुके हैं। तो स्थिति ये है कि गांव के लोग पलायन करने को मजबूर हैं। स्वास्थ्य महकमा या जिला प्रशासन की नजर अभी भी इस ओर नहीं गई है, लेकिन अगर ग्रामीणों की माने तो दवा का छिड़काव जरूर किया जा रहा है। कानपुर से अभिनव श्रीवास्तव, जनता टीवी। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2022 की तैयारियों के लिए राजनीतिक पार्टियों ने मैराथन शुरू कर दी। भाजपा ने गढ़वाल और कांग्रेस ने कुमायूं से दौड़ शुरू कर दी थी। वार पलटवार के साथ सत्ता पाने की जोर आजमाइश भी चल रही है। आखिर क्या कुछ चल रहा है उत्तराखंड में, खास रिपोर्ट में देखें। उत्तराखंड में भाजपा ने जन आशीर्वाद रैली तो कांग्रेस ने परिवर्तन रैली से चुनावी आगाज किया है। उत्तराखंड गठन के शुरुआत से ही दोनों प्रमुख पार्टियां भाजपा और कांग्रेस एक के बाद एक सत्ता की कुर्सी पर काबिज होती आई हैं। सत्ता पर काबिज भाजपा ने मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल के चुनावी गृह क्षेत्र श्रीनगर से जन आशीर्वाद रैली का आगाज कर सत्ता में पुनः वापसी के लिए जनता से सहयोग मांगा। उधर कांग्रेस ने मुख्यमंत्री के चुनाव गृह क्षेत्र खटीमा से परिवर्तन यात्रा की शुरुआत कर राज्य में सत्ता परिवर्तन का बिगुल फूंका है। देहरादून में बैठी हुई जो ये सड़ी गली सरकार है, जन विरोधी सरकार है, जो मजदूरों, नौजवानों, किसानों, छोटे मध्यम व्यापारियों, छोटे कारोबारियों, सबके हितों के खिलाफ काम कर रही है, उसको बदलना है और उसकी जगह पे एक ऐसी सरकार को लाना है जो जन कल्याण पर आधारित सरकार हो, जो किसानों के लिए फैसला ले, जो महिलाओं के लिए फैसला दे, जो रोजगार की वृद्धि करने का काम करे। ऐसी सरकार लाना हमारी परिवर्तन यात्रा का मकसद है, जिसके माध्यम से हम एक खुशहाल, समृद्ध और आगे बढ़ता हुआ उत्तराखंड बना सकें। भाजपा जहां इस बार राज्य में पारी बदलने के बाद सत्ता स्थानांतरण की मिथ्या को तोड़ना चाहती है, वहीं कांग्रेस सत्ता में वापसी को लेकर जोर लगा रही है। भाजपा ने श्रीनगर से जन आशीर्वाद रैली की शुरुआत कर जनता से उन्हें सत्ता में वापसी की सहयोग मांगा है। इसके लिए उसने फिर से प्रधानमंत्री मोदी और उनके कार्यों को आगे रखा। राज्य में 4 धाम रेल, ऑल वेदर रोड, नेशनल हाईवे और सड़कों का जाल कुछ ऐसी योजनाएं हैं जिन्हें मोदी के साथ जोड़कर राज्य का नेतृत्व जनता के बीच में है। गढ़वाल के बाद जन आशीर्वाद रैली अल्मोड़ा पहुंची है। नगर पालिका क्षेत्र का सीमा विस्तार किया जाए, उसको जो है नगर पालिका को अब नगर निगम के रूप में जो है आगे उसका सीमा विस्तार किया जाएगा। और साथ ही जो है यहाँ पर पानी की समस्याओं के लिए भी निदान किया जाएगा। अन्य जो कुछ सड़कों के क्षेत्र में है, अन्य क्षेत्रों में है, जो भी हमने घोषणाएं की हैं, जल्दी से जल्दी वो धरातल पर आएंगी, उन घोषणाओं को मूर्त रूप दिया जाएगा। पहली बार देखिए पहाड़ के अंदर इतना बड़ा काम मोदी जी के नेतृत्व में रेल बनाने का हो रहा है, भारत के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। तो कांग्रेस के पास और कोई काम नहीं है, जो काम हो रहे हैं वो कहते हैं कि हम उनको भी रोक। इधर कांग्रेस ने मुख्यमंत्री के चुनाव गृह क्षेत्र खटीमा से परिवर्तन यात्रा का आगाज कर राज्य की जनता से तमाम वादों के साथ सत्ता में वापसी का आशीर्वाद मांगा है। कांग्रेस भाजपा सरकार की नीतियों, बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, पलायन जैसे मुद्दों को जनता के बीच रख रही है। खटीमा से शुरू हुई परिवर्तन यात्रा में पार्टी के दिग्गज नेताओं का जमावड़ा रहा। वहीं कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा के पहले चरण का समापन रुद्रपुर में होगा, जहां पार्टी के नेता सरकार पर हमला बोलते हुए कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम कर रहे हैं। जन आशीर्वाद रैली को भाजपा नेता शानदार बता रहे हैं। नेताओं का कहना है कि जनता का उत्साह बता रहा कि भाजपा को पुनः सत्ता में देखना चाहती है।
भाजपा की डबल इंजन सरकार ने राज्य के विकास के तमाम काम किए हैं, तो वहीं कांग्रेस परिवर्तन यात्रा की शुरुआत राज्य में सत्ता परिवर्तन को लेकर आई है। इनका कहना है कि प्रदेश की जनता राज्य में परिवर्तन चाहती है। परिवर्तन यात्रा में पार्टी राज्य के विकास का मॉडल और भाजपा सरकार की नाकामियों को जनता के बीच रख रही है। अब देखना यही होगा कि विधानसभा चुनाव 2022 में जनता किसका साथ देगी, बीजेपी को आशीर्वाद देगी या फिर कांग्रेस की परिवर्तन का साथ देगी। फिलहाल कहीं हल्ला बोल है तो कहीं हुंकार है। अपने अपने हिसाब से जनता का अपने पक्ष में लाने और दिल जीतने का राजनीतिक पार्टियों के पास बड़ा काम है। जनता किसके पक्ष में जाती है इसका फाइनल तो सिर्फ चुनाव परिणाम होगा। जनता टीवी न्यूज डेस्क से अभिषेक की रिपोर्ट। चलिए खबरों का रुख करते हैं फटाफट अंदाज में। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के 12 नए मामले सामने आए। सोमवार को जारी स्वास्थ्य बुलेटिन के अनुसार पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के एक भी मरीज की मौत नहीं हुई। इस संक्रमण में अब तक मरने वालों की संख्या 22,861 पहुंच गई है। बुलेटिन के मुताबिक राज्य में इस अवधि में 12 नए संक्रमित मिले। पिछले 24 घंटे में राज्य के जालौन, बदायूं में 2, लखनऊ, गौतम बुद्ध नगर, गोरखपुर, कन्नौज, आजमगढ़, लखीमपुर खीरी, मुरादाबाद और अमेठी जिलों में एक भी मामला सामने नहीं आया। सोमवार को कुल 15 मरीज कोरोना संक्रमण से ठीक हुए। अब तक 16,86,369 मरीज ठीक हो चुके। राज्य में पिछले 24 घंटे में 1,85,000 से अधिक नमूनों की जांच की गई और कुल 7,36 करोड़ से ज्यादा नमूनों की परीक्षण हो चुके हैं। पूरे प्रदेश में डेंगू और वायरल बुखार का कहर लगातार बढ़ता जा रहा, लेकिन फिरोजाबाद में अब करीब 53 लोगों की जान भी जा चुकी, जबकि कानपुर में वायरल बुखार के कारण 7 दिन में 15 लोगों की मौत हो चुकी। कानपुर में बीती 24 घंटे में डेंगू और वायरल बुखार से 5 लोगों की मौत हो चुकी। वहीं संगम सिटी में डेंगू ने हाफ सेंचुरी मार दी। सोमवार को डेंगू के 9 नए मामले सामने आए और जनपद में कुल मरीजों की संख्या 56 पहुंच गई। सोराव के इस्माइलगंज में एक ही घर में डेंगू के 4 मरीज मिलने से हड़कंप मच गया। डेंगू और मौसमी बुखार के बढ़ते प्रकोप के आगे स्वास्थ्य विभाग की ओर से किए जा रहे उपाय नाकाफी साबित हो रहे और अस्पतालों में मरीजों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। हरदोई के जिला अस्पताल में डेंगू वार्ड बनाया गया, जिसमें डॉक्टरों और कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई और बेड के अलावा अन्य संसाधन भी वार्ड में उपलब्ध कराए गए। हालांकि अभी जिले में डेंगू का कोई भी मरीज सामने नहीं आया। कासगंज के पटियाली तहसील क्षेत्र में रहस्यमयी बुखार का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा, जहां 5 लोगों की वायरल फीवर से मौत हो चुकी। ये बीमारी बच्चों का खासा अटैक कर रहा है और ऐसे में कई बच्चों की जाने भी अटकी हुई है। फिरोजाबाद के सुदामा नगर क्षेत्र में लोग वायरल फीवर और डेंगू की मार झेल रहे। 500 से अधिक बच्चे अस्पतालों में भर्ती हैं। वहीं अब तक 55 से अधिक बच्चों की मौत हो चुकी, जिसके बाद लोगों ने भगवान पर आस्था रखते हुए इस मुश्किल दौर में निकलने के लिए हवन पूजन किया। गोरखपुर में बाढ़ की त्रासदी झेल रहे लोगों का गुस्सा बांसगांव के बीजेपी सांसद कमलेश पासवान पर फूटा। संसद क्षेत्र के चौरी चौरा इलाके में बाढ़ पीड़ित जनता का हाल जानने पहुंचे थे। इस दौरान नाराज ग्रामीणों ने सांसद महोदय का जमकर विरोध किया। इसके साथ ही उन्होंने वापस जाने को मजबूर कर दिया। हालांकि इस बीच ग्रामीणों को कुछ लोगों ने समझाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं माने और सांसद का विरोध करते रहे, जिसके बाद सांसद वहां से लौट आए। गोरखपुर में राप्ती, रोहिन और घाघरा नदियों के साथ गोर्रा और आमी नदी का भी जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। फिलहाल नदियों का जलस्तर में कमी आने की खबर है, लेकिन इसके बावजूद जिले में अब तक करीब 400 से ज्यादा गांव बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। अंबेडकर नगर में घाघरा नदी ने अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया। कई गांव तक बाढ़ का पानी पहुंच गया। तटीय इलाकों में नदी का पानी पहुंचने से कई गांव का संपर्क भी टूट गया। लोग नाव के सहारे आवागमन करने को मजबूर हैं। वहीं ग्रामीण प्रशासनिक मदद की आस लगाए हुए बैठे हैं। अफगानिस्तान में तालिबान कब्जे के बाद वहां की महिलाओं की हिजाब पहनने की पाबंदियों पर बरेलवी उमेला ने बच्चों की पढ़ाई का समर्थन किया। बरेली की दरगाह आला हजरत के मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने कहा कि कुरान इल्म इजाजत देती है।
अफगानिस्तान में महिलाओं की शरीयत पर अमल करते हुए पढ़ना चाहती हैं तो उन्हें पढ़ने की इजाजत मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि धार्मिक शिक्षा के साथ स्कूल शिक्षा पर मुस्लिम समुदाय में जोर दिया जा रहा, बच्चों की बेहतर परवरिश के लिए इल्म से जोड़ा जा रहा है। पिछले कई दिनों से शिक्षक अभ्यर्थी अपनी मांगों को लेकर धरना दे रहे हैं और उन्हें पर हर रोज किसी बड़े नेता का समर्थन भी मिल रहा, लेकिन उनकी मांगों पर विचार नहीं होता दिख रहा। इसी कड़ी में आज अभ्यर्थियों ने अपना धरना स्थगित कर दिया। अभ्यर्थी अपने मांगों को लेकर आज मुख्य सचिव आर.के. तिवारी से मुलाकात करेंगे। आपको बता दें कि पुलिस के आश्वासन के बाद शिक्षक अभ्यर्थी का धरना समाप्त हुआ। अभ्यर्थियों का कहना है कि सकारात्मक बात नहीं होगी तो उनका धरना जारी रहेगा। संयुक्त किसान मोर्चा की महापंचायत के बाद अब भारतीय किसान यूनियन भानु ने 3 अक्टूबर को किसान महापंचायत का ऐलान कर दिया। ये महापंचायत फिरोजाबाद जिले के इमलिया में होगी। इस महापंचायत में प्रदेश के साथ अन्य क्षेत्रों के किसानों की भागीदारी रहेगी। संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह ने ऐलान किया है कि इस महापंचायत में राजनीति की कोई बात नहीं होगी, सिर्फ किसानों की बात होगी। भानु प्रताप सिंह ने कहा कि चुनावी महाभारत में किसान महापंचायत से जो कहा गया है उसका कोई मायने नहीं है। बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही। पंजाब जेल से बांदा जेल जाने के बाद लगातार मुख्तार के साथ उनके परिजनों और करीबियों पर शिकंजा कसा जा रहा। उनकी पत्नी के नाम से खरीदी गई जमीन और अन्य संपत्तियों की जब्ती की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। आजमगढ़ के तरबा थाने क्षेत्र में गैंगस्टर एक्ट के तहत मुख्तार अंसारी की संपत्ति जब्त की जाएगी। उनकी संपत्ति का आकलन शुरू कर दिया गया। पता चला कि लखनऊ के विधान भवन में उनकी करोड़ों की संपत्ति है और इस पर कुर्की की कार्रवाई की जाएगी। झांसी के मोड़ थाना क्षेत्र में ओवरब्रिज के पास 2 बाइक आमने सामने टक्कर हो गई, जिससे बाइक सवार 3 लोग बुरी तरह घायल हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने तीनों घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया। पीलीभीत के बरखेड़ा थाना क्षेत्र में 45 साल के भीमसेन ने पेड़ से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, जिसके बाद घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच में जुट गई। बरेली के आंवला थाना क्षेत्र में शादी न होने से नाराज युवक टावर पर चढ़ गया और बोलने लगा कि मेरी शादी करवाओ वरना मैं कूद कर जान दे दूंगा, जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस और स्थानीय युवक को किसी तरह समझा बुझाकर टावर से नीचे उतारा। गोंडा के मनकापुर थाना क्षेत्र में डकैती की योजना बनाते समय 3 बदमाशों को पुलिस ने धरपकड़ लिया, जिसके बाद चोरों के पास से 2 अवैध तमंचा सहित लगभग 1.5 लाख रुपए सामान बरामद किया गया। रायबरेली के डलमऊ थाना क्षेत्र में किशोरी के साथ मनचली ने छेड़छाड़ की, जिसके बाद किशोरी ने सरेआम मनचली की सबक सिखाते हुए चप्पल से जमकर पिटाई कर दी। वहीं घटना का पूरा वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। फतेहपुर के बिंदकी कोतवाली क्षेत्र में पंखे का प्लग बोर्ड में लगाते समय युवक करंट की चपेट में आ गया, जिसके बाद परिजनों ने युवक को गंभीर हालत में इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया, जहां डॉक्टरों ने युवक को मृत घोषित कर दिया। हरदोई में सावरियों को अपनी बस में बिठाने को लेकर 2 बस मालिकों के कर्मचारियों में जमकर मारपीट हुई, जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों पक्षों को थाने ले आई और मामले को शांत कराया। वहीं मारपीट का लाइव वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हरदोई के शहर कोतवाली क्षेत्र में जिला अस्पताल में बेटे की दवा लेने गई महिला का बेखौफ चोरों ने पर्स और मोबाइल चोरी कर लिया और वहां से भाग निकले, जिसके बाद महिला ने पुलिस के पास जाकर पूरा मामला दर्ज कराया। कुशीनगर के तुर्कपट्टी थाने के गांव भलुही में अवैध संबंध के शक में पत्नी और 2 मासूम बेटों की युवक ने गला काट कर सोते समय हत्या कर दी। घटना के अंजाम देने के बाद वे घर से 5 किलोमीटर पैदल थाने पहुंचे और जुर्म कबूल कर लिया। ये देखकर कुछ देर के लिए थाने में मौजूद पुलिसकर्मी भी असहज हो गए। पुलिस को बताया गया कि पत्नी ने मुझे सुई देकर नापुंसक बनवाया है। वहीं उसने कहा कि छोटा बेटा मेरी संतान नहीं। आपको बता दें कि 34 वर्षीय राजेश गुप्ता सिलाई का काम करता है। उसकी शादी 8 साल पहले 30 साल की निक्की के साथ हुई थी। अमरोहा के कोतवाली क्षेत्र में मामूली बात पर 2 युवकों के बीच विवाद हो गया, जिसमें एक युवक ने दूसरे की गर्दन पर चाकू से वार कर दिया। वहीं घटना की सूचना मिलते मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल युवक को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया और आरोपी की हिरासत में लिया। रायबरेली के लालगंज कोतवाली क्षेत्र में तेज रफ्तार बोलेरो और बाइक की जोरदार टक्कर हो गई और बाइक सवार मौके पर एक की मौत हो गई।
साथ ही बोलेरो में सवार आधा दर्जन लोग भी बुरी तरह घायल हो गए, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। झांसी के भगौरा निवासी क्षेत्र में राष्ट्रीय खजुराहो राजमार्ग पर बस ने बाइक चालक को टक्कर मार दी और बस चालक मौके से फरार हो गया। वहीं बाइक सवार 2 लोगों की मौके पर मौत हो गई। हरदोई के माधोगंज थाना क्षेत्र में एक महिला ने फेसबुक पर मुख्यमंत्री से अपने साथ घटी घटना के बारे में कार्रवाई की मांग करते हुए पोस्ट में लिखा और उसके बाद कमरे में खुद को बंद कर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। वहीं महिला ने पुलिस पर भी लापरवाही बरतने का आरोप लगाया। संभल के असमोली थाना क्षेत्र में 2 पक्षों के बच्चों के विवाद के कारण जमकर फायरिंग हुई। इस दौरान गोली लगने से एक वृद्ध की मौके पर मौत हो गई और एक शख्स घायल हो गया, जिसके बाद पूरी घटना पर एसपी ने कानूनी कार्रवाई का भरोसा दिलाया। बुलंदशहर के बाल सुधार गृह में एक बाल बंदी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई, जिसके बाद मृतक के परिजनों ने बंदी गृह के प्रशासन पर 3rd डिग्री देने का आरोप लगाया। हालांकि प्रशासन ने सभी आरोपों को नकारते हुए बाल बंदी की मौत को सुसाइड बताया। बादा के अंतर्गत थाना क्षेत्र में बस और ट्रैक्टर की आमने सामने टक्कर हो गई, जिसमें 11 लोग घायल हो गए, जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। कानपुर देहात के रसूलाबाद कोतवाली क्षेत्र में संदिग्ध परिस्थितियों में एक युवक का शव पेड़ से लटका हुआ मिला, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेजा और मामले की जांच पड़ताल में जुट गई। आगरा के न्यू थाना क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें 25,000 के नामी बदमाश के पैर में गोली लगने से घायल हो गया, जिसके बाद उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। मथुरा के छाता कोतवाली क्षेत्र में एक महिला के साथ दुष्कर्म और छेड़खानी का मामला सामने आया, जिसमें महिला ने लगातार 3 दिन अपनी फरियाद को लेकर कोतवाली के चक्कर लगा रही थी, लेकिन पुलिस ने महिला का केस तक दर्ज नहीं किया और महिला को ही डरा धमकाकर भगा दिया। तो ताबड़तोड़ खबरों में बस इतना ही। आप देखते रहें जनता टीवी।